आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस की सीरीज में आज हम लेकर आए हैं 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 1992 में सामान्य विज्ञान से पूछे गए प्रश्न। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। बीपीएससी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एनालिसिस 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 1992 सामान्य विज्ञान से पूछे गए प्रश्न। यह प्रश्न जो है बीपीएससी तथा अन्य आयोगों की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी राज्य में जो सबसे बड़ा आयोग होता है वो जो परीक्षाएं लेती है और उसमें जो क्वेश्चन रहते हैं उसको उस राज्य के अन्य आयोग फॉलो करते हैं, भर्ती आयोग, और साथ ही अन्य राज्य लोक सेवा आयोग भी इस तरह के प्रश्न को फॉलो करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं हाइड्रोजन की परमाणविक संरचना की व्याख्या के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाने के लिए, न्यूट्रॉनों के अस्तित्व की भविष्यवाणी के लिए। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। डिटेल देखते हैं इनका। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? जर्मनी मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे। भौतिकी में प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की खोज के लिए वर्ष 1921 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। E बराबर mc स्क्वायर इन्होंने दिया है, E बराबर mc स्क्वायर फार्मूला इन्होंने दिया है। ये क्या है? तो ऊर्जा व द्रव्य में संबंध बताने वाला समीकरण है। ऊर्जा और द्रव्य में संबंध बताने वाला समीकरण इन्होंने दिया है, E बराबर mc स्क्वायर, और इसमें E बराबर ऊर्जा होता है, m बराबर द्रव्यमान होता है और c बराबर एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है जिसका मान प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसके अलावा इन्होंने सापेक्षिकता का सिद्धांत भी दिया है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए, विगलन प्रक्रिया के द्वारा, सौर सेलों की सहायता से, इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्रियों को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा, कठोर जल का शोधक के रूप में उपयोग करके। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विगलन प्रक्रिया के द्वारा। ये क्या है? शीघ्रोत्पादी जो नाभिकीय रिएक्टर है, बिजली पैदा करने, ईंधन पैदा करने का एक प्रक्रिया है। इसको देखते हैं हम लोग। शीघ्रोत्पादी रिएक्टर को इंग्लिश में कहते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें ईंधन का उत्पादन होता है जिसमें प्लूटोनियम 239 तथा थोरियम 23 का उपयोग किया जाता है। इसमें कोई मंदक का प्रयोग नहीं होता है, जबकि सोडियम का शीतलक के रूप में प्रयोग होता है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है जो विखंडन प्रक्रिया के द्वारा बिजली पैदा करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, पानी में चीनी का घुलना। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना। किसी भी चीज़ में वैसा परिवर्तन जो पुनः वह अपने रूप को प्राप्त कर लेता है, तो इसे हम लोग कहते हैं भौतिक परिवर्तन। यहाँ देख सकते हैं कि हवा में अगर चांदी के बर्तन काला हो जाते हैं तो पुनः वह साफ नहीं होने वाले हैं, पुनः उसी रूप में अपने आप परिवर्तित नहीं हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना, एक बार मोमबत्ती जल गया तो फिर उसको नहीं बना सकते हैं आप। दूध से दही का बनना, दूध से अगर दही बन गया तो फिर दही से आप दूध नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर पानी में चीनी का घुलना, ये आंसर इसलिए होगा क्योंकि पानी में अगर चीनी घुल जाता है फिर जब पानी सूखता है तो पूरा वह प्राप्त उसी रूप में हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पानी में चीनी का घुलना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध हैं दूरबीन के आविष्कार के लिए, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के, कैलकुलस की खोज के लिए, मानव शरीर की शल्य क्रिया का अध्ययन करने के लिए। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न कि पृथ्वी के। फ्रेंड्स जब हमारा मानव सभ्यता उदय हो रहा था उस समय ब्रह्मांड के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं थी। उस समय के लोग सिर्फ यही जानते थे कि वो सूर्य को देखते थे और पृथ्वी को देखते थे, और उनके नॉलेज में यह था कि पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है सूर्य और अन्य ग्रह,
इस सिद्धांत को कहते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। यानी शुरू में जब नॉलेज नहीं था, दूरबीन का आविष्कार नहीं था, तो इतने शोध नहीं हो पा रहे थे, तो लोगों को यही समझदारी थी कि यही ब्रह्मांड है, यानी सूर्य और पृथ्वी में ही ब्रह्मांड पूरा है और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है सूर्य और अन्य ग्रह। लेकिन बाद में चलकर कोपरनिकस ने इस सिद्धांत का खंडन किया और उन्होंने जो नया सिद्धांत दिया उसे बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी का चक्कर सूर्य और अन्य ग्रह नहीं लगाता है, बल्कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी सहित अन्य ग्रह लगाते हैं। यानी ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी न होकर सूर्य है। इसे बोला गया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, यानी सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। इसलिए पहली बार कोपरनिकस ने ही बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। समझ गए बात? यानी पहले लोग यही जानते थे कि पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है सूर्य और अन्य ग्रह, यानी कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। लेकिन यह बात गलत साबित हो गई जब कोपरनिकस ने बता दिया कि नहीं, सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। डिटेल देखिए इसका। क्लॉडियस टोलेमी, सबसे पहले जब ये विचारधारा थी तो मिस्र यूनानी परंपरा के प्रख्यात खगोल शास्त्री क्लॉडियस टोलेमी 140 ईस्वी में बताया था उन्होंने कि जियोसेंट्रिक थ्योरी, उन्होंने जो सिद्धांत दिया था टोलेमी, उसको बोलते हैं जियोसेंट्रिक थ्योरी। यानी पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। नाम से पकड़िए, जियोसेंट्रिक, यानी केंद्र में कौन है? पृथ्वी है। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी में कहा गया पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है एवं सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा लगाते हैं। और इसका खंडन किया, इतना साल तक यही सिद्धांत चल रहा था। बाद में कोपरनिकस ने पहली बार 1543 ईस्वी में बताया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। उन्होंने जो बताया उस सिद्धांत को बोलते हैं हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। और इसी सिद्धांत के बाद भूगोल के अध्ययन में काफ़ी बदलाव आया और ब्रह्मांड के खोज में नित्य नए आविष्कार होते चले गए और आज भी ब्रह्मांड के रहस्य को जानने का वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। तो चलते हैं, हम लोग जान गए यहाँ पे कि जियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या है, सेंटर में यानी केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य और अन्य ग्रह चक्कर लगाते हैं पृथ्वी का, जो ये गलत साबित हुआ। और नया सिद्धांत आया हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसको दिया है कोपरनिकस ने। और इस तरह से कोपरनिकस ने बताया कि नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है बल्कि सूर्य केंद्र में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग कितना का? 8 सेकंड का, 1 मिनट का, 8 मिनट का, 24 मिनट का। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 मिनट। 8 मिनट 16.6 सेकंड लगाता है कोई भी प्रकाश वो सूर्य से जो चलती है पृथ्वी तक, तो आने में उसको लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड। कहीं कहीं देखेंगे 8 मिनट 3 सेकंड। तो ये भी है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी का जो आकार है उससे 13 लाख गुना बड़ा है, लेकिन इतना न दूर है वो कि वो छोटा सा दिखाई देता है सूर्य। पृथ्वी को सूर्यताप का केवल 2 अरबवां भाग ही मिलता है। गैसीय गोला, सूर्य क्या है? गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% है, हीलियम 26.5% है एवं अन्य तत्व 2.5% है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहे और तांबे का, लोहे और जस्ते का, लोहे और क्रोमियम का, लोहे और ग्रेफाइट का। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहे और क्रोमियम का। देखिए इसके बारे में, मिश्र धातु 2 या अधिक धातुओं की रचना होती है। ये मिश्रण होता है जिसमें कार्बन जैसे कुछ अधात्विक तत्व भी मौजूद हो सकते हैं। मिश्र धातुएं उन धातुओं के गुणों का भी प्रदर्शन करती हैं जिनसे मिलकर ये बनी होती है। मान लीजिए कि आप बना रहे हैं ये लोहा और क्रोमियम मिला करके, तो लोहा और क्रोमियम का जो गुण है वो इस मिश्र धातु में भी दिखाई देगा। स्टील देखिए क्या है, इस्पात बहुत बड़ा अनुपात है लोहे का तथा अल्प मात्रा में इसमें कार्बन तथा अन्य तत्व होते हैं। यानी कि स्टील बनता है किससे? लोहा और कार्बन से मिलकर के, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.1 से 2% तक होती है। और इसका उपयोग होता है स्टील का परिवहन के साधनों में, यानी गाड़ियाँ बनती हैं बड़ी बड़ी, भवन में जो लगता है स्टील वो कई अन्य वस्तुओं के निर्माण में। स्टेनलेस स्टील आप समझिए, स्टील समझ गए, लोहा पहले समझ गए, लोहा और कार्बन मिलकर के स्टील बनता है। तो स्टेनलेस स्टील जो है इसको बोलते हैं धब्बा रहित लोहा। यानी देखते हैं हमारे घर में जो चम्मच है या फिर ग्लास है, थाली है, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, इसमें धब्बा नहीं है। लेकिन आमतौर पर जो घर बनता है रॉड, उसको आप जो स्टील कहते हैं, उसमें देखते हैं ना, उसमें थोड़ा सा दाग भी होता है, लेकिन स्टील में दाग होता है, लेकिन स्टेनलेस स्टील में किसी तरह का धब्बा नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। हिंदी में बोलते हैं धब्बा रहित लोहा, निष्कलंक लोहा, कलंक रहित लोहा, धब्बा रहित स्टील। और ये मिलकर बना है Fe से, यानी फेरस लोहा से, निकेल से, क्रोमियम से, कार्बन से। और क्रोमियम क्या करता है?
क्रोमियम अगर मिला देते हैं इसमें हम, तो ये जो बनता है स्टेनलेस स्टील, यह उच्च ताप प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाता है इसमें, यानी कि इसे आग पर हम चढ़ाने पर ये गलता नहीं है और ये ताप का विरोध करता है और उच्च ताप को भी यह सह लेता है और वो उसमें कोई भी चीज़ हम खाना या बर्तन में बना सकते हैं, स्टील के बर्तन में। तो यही उच्च ताप प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। कौन? क्रोमियम के मिलाने से क्या होता है? उच्च ताप प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाता है, जंग रहित बनाता है, साथ ही स्टेनलेस स्टील को जंग रहित बनाता है, इसमें जंग नहीं लग सकता है। क्रोमियम मिला देने से दो फायदे हुए, एक तो स्टेनलेस स्टील ताप का प्रतिरोध करता है। आप देखते होंगे खाना पर हम खाना बनाते हैं तो उसमें स्टील का बर्तन यूज करते हैं तो वो ताप को सह लेता है ना, और जंग नहीं लगता है स्टील के बर्तन में, तो इसलिए उच्च ताप प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है क्रोमियम, जंग रहित बनाता है, साधारण स्टील की अपेक्षा अधिक ताप सहने में सक्षम बनाता है, यही क्रोमियम का ही काम है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनता है जो जंग रहित होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टील को जंग रहित बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से, यानी कि इसमें देखना यही है कि इसमें जो धातु दिए गए हैं उसमें कौन से ऐसे धातु है जिस पर अगर भाप गुजारेंगे तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। एल्युमिनियम के, तांबे के, कार्बन के, लोहे के, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम के। एल्युमिनियम के बर्तन पे या एल्युमिनियम में हम भाप गुजारेंगे तो उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। अगला प्रश्न है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत कम तापमान पर 24 घंटे तक रखा जाता है। दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जा सकता है। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा पास्चुराइजेशन। पास्चुरीकरण जो प्रक्रिया है उसमें क्या कहते हैं? दूध को पहले बहुत देर तक गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद फिर ठंडा कर लेते हैं। यही आंसर होगा आपको पास्चुराइजेशन के बारे में। क्यों ऐसा करते हैं? तो दूध में कोई भी कीटाणु रहता है, उस कीटाणु को समाप्त करने के लिए, यानी कीटाणु रहित बनाने के लिए हम दूध का पास्चुराइजेशन करते हैं, जिसमें उच्च ताप पर इसको पहले गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद ठंडा कर लेते हैं। डेयरी उद्योग में यही होता है। देखिए यहाँ पे पास्चुराइजेशन वह प्रक्रिया जिसमें दूध को एक निश्चित ताप पर कीटाणु रहित यानी निर्जीवीकरण किया जाता है। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि दूध की खाद्य महत्ता तथा क्रीम लेयर पर कोई प्रभाव न पड़े। पास्चुरीकृत करने के लिए सामान्य तौर पर दुग्ध 63 डिग्री ताप पर 30 मिनट तक रखकर शीतकों द्वारा, यानी ठंडा करने वाला मशीन शीतकों द्वारा 5 डिग्री सी तक ठंडा करने पर सभी रोगजनक कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। यानी पहले 30 डिग्री सी पर गर्म कीजिए, उसके बाद फिर उसको 5 डिग्री सी तक ला करके ठंडा कर दीजिए, तो इसमें दूध में जितने भी कीटाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रक्रिया में ध्यान रखना है कि दूध में जो पौष्टिक तत्व है या दूध में जो इसका जो महत्व है और क्रीम है वो नष्ट नहीं हो पाए। नेक्स्ट प्रश्न है, एम्फीबिया बताता है बहुत तेजी से चलने वाली नावों को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। इसका सही उत्तर हो जाएगा जल एवं स्थल दोनों पर ही रहने वाले पशुओं को। जो पशु जल और थल दोनों में चलते हैं, रहते हैं, उसे एम्फीबिया कहते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को हम कहते हैं एम्फीबिया। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उभयचर, एम्फीबिया को हिंदी में क्या कहते हैं? उभयचर। उभयचर अर्थात जल और स्थल दोनों पर चलने वाले होते हैं। ये असमतापी होते हैं, जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक, टोंड इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं अब, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, सही है। दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दलदली क्षेत्र में, जहाँ भी इसका मच्छर पाया जाएगा वहाँ हो जाएगा। इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य नहीं है। ये कह रहा है कि परोपजीवी कीट द्वारा, कीट नहीं बल्कि ये मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, इंसेक्ट पैरासाइट द्वारा नहीं बल्कि मच्छर द्वारा फैलाया जाता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा कि यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह गलत है, यानी सत्य नहीं है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। देखते हैं इसको डिटेल से। जनक कौन है, यानी मलेरिया रोग का जनक कौन है, कैसे होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से यह फैलता है और इसका वाहक, मतलब ये जो प्रोटोजोआ होता है इसका वाहक कौन होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के माध्यम से प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ मलेरिया फैलाता है। देखिए मादा एनाफिलीज क्या है? प्रभावित होने वाला अंग क्या है? यदि मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा।
तिल्ली स्प्लीन जिसको कहते हैं, हमारे शरीर में जो स्प्लीन होता है मलेरिया होने से वो प्रभावित होता है, तथा आरबीसी। उपचार यानी दवा कौन सी है, तो एटाब्रिन है, क्लोरोक्विन है, कामाक्विन इत्यादि, इन सभी दवाओं का उपयोग करके मलेरिया से निजात पाया जा सकता है। देखिए याद होगा आप लोगों को कोरोना काल में जब बुखार तेज हो जाता था लक्षण उसमें, तो इसको कम करने के लिए जब दवा का खोज नहीं हो पाया था उस समय, तो उस समय क्लोरोक्विन दवा की मांग बहुत बढ़ गई थी और इससे इलाज हो रहे थे कोरोना के भी। रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी, यानी ये बीमारी मलेरिया जो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ये खोज किसने की सबसे पहले, तो रोनाल्ड रॉस ने 1887 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वयस्क हाथी का भार लगभग है 500 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, 5000 किलोग्राम, 10,000 किलोग्राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 1000 किलोग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, वैज्ञानिक इवान पावालोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं, भौतिकी में, गणित में, रसायन शास्त्र में, प्रायोगिक मनोविज्ञान में। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रायोगिक मनोविज्ञान में। प्रायोगिक मनोविज्ञान में काम करने वाले वैज्ञानिक इवान पावालोव, यानी कि प्रायोगिक मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं इवान पावालोव। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा प्रायोगिक मनोविज्ञान में। इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में 38वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 1992 में सामान्य विज्ञान से पूछे जाने वाले 12 प्रश्नों को देखा, जिसमें हमने प्रयास किया कि पहले फिजिक्स के प्रश्नों को देख लिया जाए, उसके बाद केमिस्ट्री का, उसके बाद बायोलॉजी के प्रश्नों का। तो इस तरीके से हमने आज 38वीं बीपीएससी पीटी के सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखा, एनालिसिस किया और इस तरीके से हमारा सीरीज चलता रहेगा। तो इस तरीके से अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।